नमस्कार। आज हम यहाँ पर क्लास 8 का एनसीईआरटी का जो क्लास 8 है उसका इतिहास का चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन यहाँ पर उसका परिचय पढ़ने जा रहे हैं। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, ये इस पाठ का नाम है। मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। यदि हम मुगल बादशाह की बात करें कि मुगल बादशाह में तो जो आखिरी सबसे लास्ट जो शक्तिशाली बादशाह थे मुगल बादशाह में वो थे औरंगजेब। वो था औरंगजेब। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। तो ये जो औरंगजेब था ये भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर अपना शासन करता था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या हुआ कि जो लोकल लेवल पे जो मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार थे वो अपनी अपनी ताकत दिखाने लगे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी, क्योंकि क्षेत्रीय लेवल पर वो बढ़ते जा रहे थे। इसलिए जो दिल्ली केंद्र था तो उसका प्रभाव खत्म होता जा रहा था। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी। तो 18वीं सदी के उत्तरार्ध मतलब कि 18वीं सदी है 1700 से लेके और 1800 तक के बीच में। तो ये 1750 के बाद की बात है कि अंग्रेज जो है वो नई ताकत के रूप में उभरने लगे। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। तो ये केवल व्यापारिक कंपनी के रूप में आए थे। उनका कोई इरादा नहीं था कि यहाँ पर वो अलग अलग इलाकों में कब्जा करें। फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन वे इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे? फिर ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ हुई कि वो अपने आप को स्वामी मानने लगे और बन भी गए एक तरह से? इस अध्याय में आप देखेंगे कि ये कैसे हुआ। तो ये यहाँ पर दिखाया गया है बहादुर शाह जफर और उनके बेटे कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी। औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर तो हुआ नहीं, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व बना हुआ था कि ये वही मुगल बादशाह है। जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया, क्योंकि ये प्रभावी रहे थे मुगल। इसलिए जब विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटों को जफर के सामने ही मार डाला। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, जो भारत का पूर्वी क्षेत्र है वहां पर ईस्ट इंडिया का कंपनी का आना 18वीं सदी में भारत तक आने वाला रास्ता था। जैसे ये ब्रिटिश आइसलैंड है, यहाँ से सेंट हेलेना, कैप ऑफ गुड होप और यहाँ से फिर ये समुद्र के रास्ते से भारत, कलकत्ता, मद्रास, मुंबई ये रास्ता था। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, जो इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाजतनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। मतलब कि यह कंपनी पूरब में व्यापार करने वाली अपने आप में एक एकाधिकार हो गया और कोई वहां नहीं कर सकता था, ये कंपनी कर सकती थी व्यापार। इस इजाजतनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही वहां पे व्यापार कर सकती है। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी कि वही समुद्र के उधर की तरफ और क्या क्या इलाके हैं जहां हम अपना व्यापार कर सकते हैं। वहां से सस्ती कीमत पर चीजें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरी अंग्रेजी व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था, क्योंकि वहां पर कोई कंपनी नहीं थी
उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धी न हो तभी वे सस्ती चीज खरीदकर उन्हें ज्यादा कीमत पर बेच सकती थी। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। तो ब्रिटेन की तो यही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन और भी यूरोपीय कंपनी थी, या कह सकते हैं यूरोपीय ताकत थी जो भारत में आई। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिमी तट से छूते हुए कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा ली थी। पुर्तगाली कहाँ गए थे? भारत के पश्चिमी तट पर। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाल की खोजी यात्री थे वास्को डी गामा। 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने में इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। तो वास्को डी गामा ने सबसे पहले भारत पहुंचने के लिए इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था 1498 में। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावना तलाशने लगे थे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। तो पहले ये आ गए पुर्तगाली, उसके बाद में डच आ गए यहाँ पर और यहाँ पर व्यापार करने लगे। समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीजें ही खरीदना चाहती थी। जो यहाँ पर जो प्रसिद्ध चीजें थी या सस्ती चीजें थी वो ही खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। तो किसकी मांग थी? बारीक सूती कपड़े की और रेशम की। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी जबरदस्त मांग रहती थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीजों की क्या हो गई? कीमतें बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। अब इन व्यापारी कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धा कंपनियों को खत्म कर दें। जो उनसे कंपटीशन कर रही हैं कंपनी, उनको खत्म कर दें। लिहाजा बाजारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। 17वीं और 18वीं शताब्दी में जब भी मौका मिलता, कोई सी एक कंपनी दूसरी कंपनी के जहाजों को डुबो देती, रास्ते में रुकावट खड़ी कर देती और माल से लदे जहाजों को आगे बढ़ने से रोक देती। वाणिज्यिक का मतलब क्या है? एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिसमें कि चीजों को सस्ती कीमत पर खरीदकर और ज्यादा कीमत पर बेचकर, यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाता है। यह व्यापार हथियार ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। यदि पहली हम बोलें कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फैक्ट्री थी तो वो हुगली नदी के किनारे और 1651 में शुरू हुई थी। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। तो ये जो व्यापारी होते थे उनको क्या कहते थे? फैक्टर कहते थे। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीजों को जमा किया जाता था। कहाँ पर जमा किया जाता था? वेयर हाउस में। यहीं पर उसके दफ्तर थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया कि भाई आप अपनी जो फैक्ट्री है उसके आसपास ही बसो। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था। तो जहां पर यह आबादी थी उसके चारों तरफ क्या बना दिया? एक किला बना दिया। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली। तो मुगल अफसरों को क्या दी? रिश्वत दी और 3 गांवों की क्या खरीद ली? जमींदारी। इनमें से एक गांव कालीकता था जो बाद में कलकत्ता बना। तो कालीकता क्या था? जो कि मुगल अफसर से रिश्वत देकर जमींदारी खरीदी थी और बाद में ये क्या कहलाया? कलकत्ता। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे कि जो कंपनी है उसको कोई भी शुल्क चुकाना नहीं पड़ेगा और इस तरह का वो फरमान जारी कर दे। तो फरमान का क्या मतलब होता है? एक शाही आदेश।
कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने में लगी हुई थी। उदाहरण के लिए, औरंगज़ेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुफ्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते, उन्हें यह छूट नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। जो कंपनी के अफसर थे, वो क्या करते थे, निजी तौर पर भी व्यापार चलाते थे, तो उन्होंने भी शुल्क देना मना कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई, बहुत कम क्या हो गया, रेवेन्यू हो गया। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान विरोध क्यों ना करते, तो किसने विरोध कर दिया? बंगाल के नवाब थे मुर्शिद कुली खान, उसने विरोध कर दिया। यहाँ पर ये दिखाया गया है, मद्रास के जहाजों से सामान लाती स्थानीय नौकाएं। ये चित्र बनाया है विलियम सिम्पसन द्वारा, बनाया गया चित्र है 1867 का। ये चित्र है रॉबर्ट क्लाइव का। व्यापार से युद्धों तक, तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो व्यापार करने के लिए थी, फिर बाद में युद्ध भी करे इसने। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफी बढ़ गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शीद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। तो कौन बने? सिराजुद्दौला। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियायत देने से मना कर दिया कि हम कोई रियायत नहीं देंगे। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे कि आप हमें नजराने दो। उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किलेबंदी को भी, जो किले बना रही थी वो अपने आबादी की चारों ओर, उसको भी रोक दिया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की जो राजस्व वसूली है वो कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमजोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों और उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है, कि जो स्थानीय अधिकारी हैं वो बेतुकी मांग कर रहे हैं और उनसे उनका व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले, कोई शुल्क मत लो। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसने आबादी बढ़ानी होगी। जितनी आबादी बढ़ेगी उतना ही क्या होगा, व्यापार बढ़ेगा, गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए। अंततः इन टकरावों की परिणति प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुई। कठपुतली का मतलब क्या है? ये एक खिलौना होता है जिसे आप धागों के सहारे अपने हिसाब से नचाते हैं। जो व्यक्ति किसी और के इशारों पर चलता है उसे भी मजाक उड़ाने के लिए अक्सर कठपुतली कहा जाता है। प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध की शुरुआत यहाँ पर होती है 1756 में। अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बन गए। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफी भय था, क्योंकि कंपनी को ये रोकते टोकते थे। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारी रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी न करे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए, कि जो उसके अगेंस्ट में हैं सिराजुद्दौला के, उनमें से किसी को नवाब बना दे। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी को रोक दे और बाकायदा राजस्व चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। तो 30,000 सिपाही थे और कासिम बाजार में इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। किसने? सिराजुद्दौला ने। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया, अंग्रेजों के हथियार छीन लिए और अंग्रेजी जहाजों को घेरे में ले लिया। उसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर भी कब्जा कर लिया और उधर का कब्जे के लिए उधर का रुख किया। कलकत्ता के हाथ से
निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। अब जैसे पता लगा कि कलकत्ता हाथ से निकल रहा है, तो मद्रास में जो कंपनी के अफसर थे, उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में कोलकाता की तरफ रवाना कर दिया उनको। इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदाबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, प्लासी के मैदान में। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक सेनापति था मीर जाफर। उसकी कारगुजारियां भी थी। मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया था कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को वो नवाब बना देगा, इसलिए मीर जाफर ने भाग नहीं लिया युद्ध में। यह चित्र है महान्यायालय कक्ष, ईस्ट इंडिया हाउस, लेडन हॉल स्ट्रीट। ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टीज के लंदन स्थित लेडन हॉल स्ट्रीट पर बने ईस्ट इंडिया हाउस में बैठकें होती थी। यह ऐसा ही एक सभा चित्र है, और ये चित्र है सिराजुद्दौला का। क्या आप जानते थे कि प्लासी का यह नाम किस तरह पड़ा? दरअसल असली नाम पलासी था, जिसे अंग्रेजों ने बिगाड़कर प्लासी कर दिया था। इस जगह को प्लासी यहाँ पाए जाने वाले पलास के जो फूल हैं उनके कारण कहा जाता था। पलास के खूबसूरत लाल फूलों से गुलाल बनाया जाता है, जिसका होली पर इस्तेमाल होता है। प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की एक पहली बड़ी जीत थी। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता था, तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या जरूरत थी, क्योंकि अभी उसका मूल क्या था, उद्देश्य व्यापार था, अभी शासन करना नहीं था। जल्द ही कंपनी को एहसास होने लगा था कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था। तो फिर कंपनी क्या करती? जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो क्या हुई? बक्सर की लड़ाई हुई, जो कि 1764 में हुई। उसको भी हारना पड़ा, उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया। तो ये हुई थी बक्सर की लड़ाई, मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में। मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने होते थे। कितने रुपए महीने? 5 लाख रुपए महीने। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक जरूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। कंपनी और ज्यादा इलाके तथा और ज्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हुई, तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। किसने करा? मुगल सम्राट ने 1765 में। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया था। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई थी। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज्यादातर चीजें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह यह थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज नहीं थी। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी थी, और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत ही नहीं रही। अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपनी खर्च चला सकती थी।
इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किलों और दफ्तरों के निर्माण की लागत उठा सकती थी। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। नवाब बनने का क्या मतलब था? इसका एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी। जो हिंदी में नवाब था, उसको ही कंपनी के अफसर क्या बोलते थे? नवाब बोलते थे। तो नवाब का मतलब है कि कंपनी के पास सत्ता आ गई थी। लेकिन इसके कुछ और फायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा था। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के जो असली नवाब थे, वो इस वादे के लिए बाध्य कर दिया गया उनको कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा दें। मतलब कि अब उल्टा नवाब कंपनी के अफसरों को क्या दे रहे थे? तोहफे दे रहे थे। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास, अब चेन्नई आया था, तो उसकी उम्र 18 साल थी और 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ, तो यहाँ उसकी दौलत इतने पौंड बन गई, 4,01,102 पौंड के बराबर थी। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था कि भाई आप भ्रष्टाचार को खत्म करो। लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद ने उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोप पर उसको सफाई देनी पड़ी। सरकार को उसकी अकूत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे। उसे भ्रष्टाचार आरोप से बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। तो 1774 में रॉबर्ट क्लाइव ने क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि भारत में वो ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन लौटकर आराम की जिंदगी बसर करें। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए, उन्हें वहाँ आलीशान जीवन जिया। उन्हें वहाँ के लोग नवाब कहते थे। जो भारत से लौट के जाते थे, तो उनको वहाँ पर कहते थे नवाब। यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया था। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता था। अब यहाँ पर दिखाया गया है क्लाइव खुद को कैसे देखता था। संसद की एक समिति के सामने सुनवाई के दौरान क्लाइव ने कहा था कि प्लासी की लड़ाई के बाद उसने जबरदस्त संयम का परिचय दिया। आइए देखिए उसने क्या कहा। उसने कहा, उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहां प्लासी की जीत ने मुझे ला खड़ा कर दिया था। एक ताकतवर राजा मेरे इशारों पर चल रहा था। एक संपन्न शहर मेरी दया पर था। उसके सबसे दौलतमंद महाजन मेरी एक एक मुस्कुराहट के लिए एक दूसरे की गिरेबान खींच रहे थे। मैं ऐसे खजानों के बीच से गुजर रहा था जो सिर्फ मेरे लिए खुले हुए थे। एक तरफ सोना और दूसरी तरफ जवाहरात थे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने संयम को देखकर खुद हैरान हूँ। कंपनी का फैलता शासन। यदि हम 1757 से और 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें, तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। अब आती है बक्सर की लड़ाई। ये हुई थी 1764 के बाद। कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। क्या कर दिए? भारतीय रियासतों में क्या कर दिए? रेजिडेंट तैनात कर दिए। ये कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। राजनीतिक मामलों में या व्यवसाय से संबंधित प्रतिनिधि होते थे। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाएगा, इस तरह की चीजें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी।
जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रखरखाव के लिए कंपनी को पैसा देती थी। तो जो रियासत कंपनी का सहायक संधि में शामिल हो जाती थी वो खुद अपनी सेना नहीं रखती थी। उसकी सेना जो सुरक्षा थी वो कौन करती थी? कंपनी करती थी। और सहायक सेना की रखरखाव के लिए वो कंपनी को क्या देती थी? पैसा देती थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे जो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में कर लेती थी। उदाहरण के लिए जब रिचर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल 1798 से 1805 था, उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। इसी आधार पर ही हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए। तो यहाँ पर दिखाया गया है अपने बेटों और ब्रिटिश रेजिडेंट के साथ खड़े नवाब शुजा-उद-दौला टिली कैटल द्वारा बनाया गया चित्र है। ये तैल चित्र है। 1772 में बक्सर की लड़ाई के बाद हुई संधियों के फलस्वरूप नवाब शुजा-उद-दौला के ज्यादातर अधिकार छीन लिए गए थे, लेकिन यहाँ वह रेजिडेंट के सामने अपनी चिर परिचित शाही शानो शौकत के साथ दिखाई दे रहे हैं। रेजिडेंट की ताकत क्या होती थी? कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए रेजिडेंट के बारे में स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने यह कहा था, दरअसल रेजिडेंट रियासत का राजा होता है। हम उसे अहस्तक्षेप की मनचाही निषेधाज्ञा के तहत काम करने की छूट देते हैं कि कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह अधीनस्थ रहता है और रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करता है तो चीजें आराम से चलती रहती हैं। शासक के कामों में रेजिडेंट की दखलंदाजी के बिना सब कुछ चल जाता है। जब भी कुछ अलग तरह का घटता है, जब भी राजा कोई ऐसा रास्ता अपनाता है जिसे ब्रिटिश सरकार गलत मानती है, तो टकराव और उथल-पुथल पैदा हो जाती है। ये था जेम्स। टीपू सुल्तान शेर-ए-मैसूर। टीपू सुल्तान को क्या कहते हैं? शेर-ए-मैसूर भी कहते हैं। जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया कि वो सीधे क्या करेगी? सैनिक टकराव। दक्षिणी भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से बात समझी जा सकती है। हैदर अली जिनका शासनकाल था 1761 से 1782 और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान, इनका शासनकाल था 1782 से 1799। जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाले व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। जो मालाबार तट पर व्यापार होता था वो कौन नियंत्रण करता था? मैसूर रियासत, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया कि जो हमारे बंदरगाह हैं हमारे रियासत के, वहां से इन चीजों का निर्यात नहीं होगा। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया था। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर लिया। किसकी मदद से? फ्रांसीसी व्यापारियों की मदद से। ये है टीपू सुल्तान। तो यहाँ पर ये चित्र दिया हुआ है। इस चित्र में टीपू सुल्तान के बेटों को बंधक के रूप में कार्नवालिस के सामने पेश किया जा रहा है। ये डैनियल आर्म द्वारा चित्रित है। 1793 में कंपनी की फौजों को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्ध में हरा दिया, लेकिन 1792 में मराठों, हैदराबाद के निजाम और कंपनी की संयुक्त फौजों के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी। कब करनी पड़ी? 1792 में, क्योंकि इसमें हैदराबाद के निजाम भी थे, कंपनी की संयुक्त फौजें थी
इस संधि के तहत उनके 2 बेटों को अंग्रेजों ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया। ब्रिटिश चित्रकारों को ऐसे दृश्य की तस्वीरें बनाने में मजा आता था जिनमें अंग्रेजों की सत्ता की विजय दिखाई देती थी। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई, 1767 से 1769, 1780 से 1784, 1790 से 1792 और 1799। श्रीरंगपट्टम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। तो कौन सी जंग में सफलता मिली कंपनी को? श्रीरंगपट्टम की आखिरी जंग में। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने बोडियार राजवंशों के हाथों में सौंप दिया गया। बोडियार राजवंश। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि को थोप दिया गया। टीपू की कहानियां। राजाओं की छवि अक्सर जनश्रुतियों से भी बनती है। प्रचलित किस्सों में उनकी ताकत का खूब यशगान किया जाता है। 1782 में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि एक बार वे अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए थे। वहां एक शेर उनके सामने आ गया। उनकी बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया और कटार भी जमीन पर गिर गई। फिर भी टीपू ने निहत्थे ही शेर का मुकाबला किया और आखिरकार कटार उठा ली। अंत में उन्होंने शेर को मार गिराया। इसी के बाद उन्हें शेर मैसूर कहा जाने लगा था। उनके राजसी झंडे पर भी शेर की तस्वीर होती थी। तो ये है टीपू का खिलौना शेर। यह टीपू के एक विशालकाय मशीनी खिलौने की तस्वीर है। इसमें यह नकली शेर एक यूरोपीय सिपाही को दबाए हुए है। जब उसका हैंडल घुमाया जाता है तो नकली शेर दहाड़ता था और सिपाही के भीतर से चीख की आवाजें आती थी। अब यह खिलौना शेर लंदन स्थित विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में रखा है। 4 मई 1799 को जब अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो इस खिलौने मराठों से लड़ाई। 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और खत्म करने के बारे में सोचने लगी थी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में, तो तीसरी लड़ाई हुई थी पानीपत की 1761 में। हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठे जो थे वो हार गए थे, इसलिए उनका जो सपना था कि दिल्ली से वो शासन करेंगे वो चूर चूर हो गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। तो उनका जो राज्य था मराठों का, उनको कई राज्यों में बांट दिया गया और कहीं पर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले अलग अलग राजवंशों को उन्होंने संभाल रखा था। ये सारे सरदार एक पेशवा सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक कन्फेडरेसी राज्य मंडल के सदस्य थे। तो एक पेशवा बना दिया जाता था जो कि क्या होता था, सर्वोच्च मंत्री होता था। और ये इस तरह से एक जो राज्य मंडल है या कन्फेडरेसी है उसके ये सदस्य होते थे। पेशवा इस राज्य मंडल का सैनिक और प्रशासनिक प्रमुख होता था। सैनिक प्रमुख भी और प्रशासनिक प्रमुख भी कौन होता था? पेशवा होता था। और वो कहाँ रहता था? पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिर के 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा थे और राजनीतिज्ञ थे। कौन थे ये? महादजी सिंधिया और फडणवीस। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में सालाबाई संधि के साथ खत्म हुआ। तो मराठों के साथ जो पहला युद्ध था वो कब खत्म हुआ? 1782 में। और उसके साथ संधि क्या हुई थी? सालाबाई संधि हुई थी, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया था। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ था 1803 से 1805 में। कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जों में आ गए।
अंततः 1817 से 1819 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया। कहां पर? 1817 से 1819 में। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। तो पेशवा को कहाँ भेज दिया गया? पुणे से कहाँ पर भेज दिया गया? कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। सर्वोच्चता का दावा। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 19वीं सदी के शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। तो जो 19वीं सदी की शुरुआत हुई थी तो कंपनी क्या चल रही थी कि क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर। लॉर्ड हेस्टिंग्स, जो कि 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल था, ये यहाँ पर चित्र दिया हुआ है लॉर्ड हेस्टिंग्स का। ये है लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। तो क्या नीति शुरू की? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने सर्वोच्चता की। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता क्या है? सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। तो ये था कि सर्वोच्चता की नीति क्या है कि भाई जो कंपनी है वो सर्वोच्च है और बाकी जो भारतीय राज्य है वो सब क्या है? उससे वो ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मांगती थी। या तो उन भारतीय रियासतों को अधिग्रहण ही कर लेती वो, या उनको धमकी भी दे सकती है कि भाई हम अधिग्रहण कर लेंगे। यह सोच बाद में भी अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देती रही, लेकिन यह प्रक्रिया बेरोक टोक नहीं चली। उदाहरण के लिए जब अंग्रेजों ने कित्तूर, फिलहाल कर्नाटक में, के छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया। अंग्रेजों ने क्या किया कि जो कर्नाटक, जो अभी कर्नाटक है, पहले क्या था वहाँ? कित्तूर था। तो उसके एक छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया। तो रानी चेन्नम्मा, वहाँ की रानी थी, रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए। ये है रानी चेन्नम्मा। रानी चेन्नम्मा, कित्तूर रानी चेन्नम्मा की स्मृति में बनाई गई मूर्ति। और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया। 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। किनकी? रानी चेन्नम्मा की। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। किसने कर दिया? रायन्ना ने। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1823 में क्या किया? 1830 में उनको फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध के ऐसे कई दूसरे उदाहरण आप इस किताब में आगे पढ़ेंगे। अठारह के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कहाँ पे? 1830 में। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में न ले ले। इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिमी भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी। तो अफगानिस्तान के साथ लंबी लड़ाई कब लड़ी? 1838 से 1842 के बीच। और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर दिया। 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया। सिंध कब कब्जे में आ गया? 1843 में। इसके बाद पंजाब की बारी थी। यहाँ महाराजा रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी। तो यहाँ पे थे पंजाब में कौन? महाराजा रणजीत सिंह। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ दो लंबी लड़ाइयाँ हुई और आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। तो पंजाब का अधिग्रहण कब किया? 1849 में। यहाँ पर ये चित्र दिखाया गया है, महाराजा रणजीत सिंह का ये दरबार है। अगला है विलय नीति।
अधिग्रहण की आखिरी लहर चली 1848 से 1856 के बीच। गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी, इन्होंने चलाई आखिरी लहर। इनके शासनकाल में क्या हुआ, लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया जाता है। तो विलय नीति किसने दी थी, लॉर्ड डलहौजी ने। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है तो उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है, और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। तो कोई भी जैसे क्षेत्र का शासक है और उसके कोई पुत्र नहीं है, वारिस नहीं है कोई भी पुरुष, तो वो क्या होगा, कंपनी ले लेगी उसको। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासत, सतारा 1848 में, उसके बाद संबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 में, झांसी 1854 में अंग्रेजों के हाथ में चली गई। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता को नवाब के कुशासन से, मतलब वहां का जो नवाब है वो कुशासन कर रहा है और उससे आजाद कराना चाहते हैं, कर्तव्य से बंधे हुए हैं वो, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा, लेकिन ये नवाब क्या थे, लोगों को प्रिय थे। तो फिर क्या हुआ, लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। तो ये है संबलपुर के वीर सुरेंद्र साय का चित्र। अब यहाँ पर दिया हुआ है ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्र हैं, जो येलो क्षेत्र हैं वो, और लाल हैं जो कि ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं थे। ये 1797 का 1797 का चित्र है। उसके बाद ये पीला जो एरिया है वो बढ़ने लग गया 1840 में, यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था। फिर 1857 में इतने येलो जो एरिया है, इस इतने एरिया में ब्रिटिश शासन आ गया। फिर है नए शासन की स्थापना। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 से 1785 उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की। कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी ने केवल बंगाल, न केवल बंगाल बल्कि बंबई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे, जिन्हें क्या कहते थे, प्रेसिडेंसी कहा जाता था। मतलब जो ब्रिटिश इलाके हैं वो किसमें बटे हुए थे, प्रशासकीय इकाइयों में, और उन प्रशासकीय इकाइयों को क्या कहते थे, प्रेसिडेंसी। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, कौन कौन सी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर से उल्लेखनीय थे। 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी। कब से, 1772 से। अब ये दोनों अदालतें कौन कौन सी होंगी, फौजदारी अदालत होगी और दीवानी अदालत होगी। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे और मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी, लेकिन वे कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। तो फौजदारी अदालतें तो काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी और उनकी निगरानी कौन करता था, कलेक्टर। जबकि दीवानी अदालतों के मुखिया कौन होते थे, यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे, और ये किससे अपनी भारतीय कानूनों की व्याख्या करवाते थे, मौलवियों से और हिंदू पंडितों से। काजी क्या है, एक न्यायाधीश। मुफ्ती क्या है, मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद है जो कानूनों की व्याख्या करता है। काजी इसी व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता है। तो जब मुफ्ती व्याख्या करेगा तो फिर काजी क्या सुनाएगा, फैसला सुनाएगा। महाभियोग क्या है, जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता है
तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स, संसद का जो ऊपरी सदन है, में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है, उसको हम क्या कहते थे, उसको अंग्रेज क्या कहते थे, महाभियोग। अब यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, इसमें क्या चल रहा है, वॉरेन हेस्टिंग्स पर मुकदमा चल रहा है और ये R.G. पोलार्ड द्वारा चित्रित है 1789 में। जब वॉरेन हेस्टिंग्स 1785 में इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बर्के ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप जड़ दिया। इस आरोप के चलते हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया जो 7 साल चला। अब हम जो फौजदारी और दीवानी अदालतों के बारे में पढ़ रहे थे, तो एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या करते थे। इस भिन्नता को खत्म करने के लिए, समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। N.B. हॉलहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई। अब 1773 में आया क्या, रेगुलेटिंग एक्ट। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कब की गई, 1773 में। किसके तहत की गई, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। कलकत्ता में की गई अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था, जैसा कि नाम से ही पता चलता है। उसका काम, मुख्य काम होता था लगान और कर इकट्ठा करना। कलेक्टर मतलब कलेक्ट करना, तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। उसका कार्यकाल कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर धकेल दिया। मैं सबके शत्रु और उत्पीड़क पर महाभियोग चला रहा हूँ। वॉरेन हेस्टिंग्स के महाभियोग की कार्रवाई के दौरान एडमंड बर्क ने एक उत्तेजनापूर्ण भाषण दिया, जिसका एक हिस्सा इस प्रकार था, मैं उनके हेस्टिंग्स के ऊपर भारत के लोगों की ओर से महाभियोग चला रहा हूँ, जिनके अधिकारों को उन्होंने पैरों तले रौंद दिया और जिनके देश को उन्होंने रेगिस्तान बना दिया है। अंत में मानव स्वभाव के नाम पर, स्त्री पुरुष के नाम पर, हर उम्र के नाम पर, हर ओहदे के नाम पर मैं सबके साझा शत्रु और सबके उत्पीड़क पर महाभियोग चला रहा हूँ। कंपनी की फौज। कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार, सवार, घोड़े पर चलने वाले जो प्रशिक्षित होते थे उनको कहते थे सवार, और पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता। सेना में सवारों का दबदबा रहता था, जो कि घोड़े पर चलने में जो प्रशिक्षित थे उनका। और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे। 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा, तो यह सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने भी यही तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपॉय, सिपॉय मतलब जो भारतीय शब्द सिपाही से बना है, और आर्मी कहते थे। क्या कहते थे, सिपाही आर्मी। 1820 के दशक से जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होती गई। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, जहां सिपाही मस्केट, तोड़ेदार बंदूक और मैचलॉक से लैस होते थे। कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था और अब उसकी पैदल टुकड़ी ज्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी।
धर्मशास्त्र क्या है? संस्कृत की ऐसी कृतियां जिनमें सामाजिक तौर तरीकों और आचरण के सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है। ये धर्मशास्त्र ईसा पूर्व 500 वर्ष पहले भी लिखे गए थे। सवार का मतलब है घुड़सवार। मस्केट का मतलब है पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक। मैचलॉक है शुरुआती दौर की बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी। यहाँ पर कंपनी के लिए काम करने वाला बंगाल का एक सवार एक अज्ञात भारतीय चित्रकार द्वारा बनाया गया चित्र है 1780 का। मराठों और मैसूर के साथ हुए युद्धों के बाद कंपनी को अपनी घुड़सवार टुकड़ियों को मजबूत करने की अहमियत समझ में आने लगी थी। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। अब उनका जीवन पहले भी इससे भी ज्यादा नियंत्रित था। इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थी क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नजरअंदाज कर देते थे। भला लोग अपनी जातीय और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने की बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? सिपाही क्या महसूस करते थे? अपने जीवन और अपनी पहचान यानी वे कौन हैं, इस बात के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे, उनको सिपाहियों ने किस तरह देखा? 1857 का विद्रोह हमें सिपाहियों की इस दुनिया की झलक दिखाता है। निष्कर्ष क्या निकला इसका? ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक आने से प्रक्रिया और तेज हुई। तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 माह का समय लग जाता था। भाप से चलने वाले जहाजों ने यह यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी। जो 6 से 8 महीने में होती थी वो अब 3 हफ्तों में होने लगी। इसके बाद तो ज्यादा से ज्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यावहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत में अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। तो आज हमने चैप्टर पढ़ा है यहाँ पर व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको